मंचावर बसलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पृथ्वीराज जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री अनंत गीते जी, यहां के सांसद श्री शरंग जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तावड़े जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री एकनाथ खड़से जी, शिपिंग के सचिव श्री विश्वपति त्रिवेदी जी, जेएनपीटी के चेयरमैन श्री एनएन कुमार और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र की धरती पर ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की धरती से हो रहा है। और जब रायगढ़ जिले में पहला कार्यक्रम कर रहा हूं तो सहज रूप से हृदय के भीतर से एक ही स्वर निकलता है, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। आज यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जिसका मुख्य लक्ष्य यहां के भूमि पुत्रों को रोजगार मिले, लाखों नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए यहां से दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस हेतु से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। अगर हमें देश के सामान्य मानवी के जीवन में अगर बदलाव लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लाना है, तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आरोग्य जैसी सुविधाएं, इसे प्राथमिकता देनी होती है। एक समय था बंदरों का विकास, उसमें छोटे मोटे प्रयास होते थे,
लेकिन आज विश्व व्यापार का युग है, और जब विश्व व्यापार का युग है तब सामुद्रिक व्यापार ये अनिवार्य हो गया। हमारा हिंद महासागर दुनिया के ऑयल सेक्टर का 2/3 व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है। कंटेनर का व्यापारिक क्षेत्र करीब 50% हिंद महासागर से होता है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और इसलिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट, और विशेष करके हमारे देश के तटीय राज्य हैं, इस बार बजट में हमने घोषणा की है सागर माला की रचना करने की। हिंदुस्तान के समुद्र तट पर पूरब हो या पश्चिम या दक्षिण, समुद्र तट पर जो राज्य हैं उसे इस सागरमाला प्रोजेक्ट का लाभ मिले। और जब हम नक्शा देखें, भारत माता का मानचित्र देखें, तो इन सागरमाला की एक ऐसी श्रृंखला तैयार हो जहां सर्वाधिक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। दुनिया में जिन जिन राष्ट्रों का विकास हुआ है उसमें एक बात प्रखर रूप से उभरती है कि समुद्री तट पर जो शहर विकसित हुए हैं उसी की आर्थिक गतिविधियों ने उन देश को समृद्धि दी है। और इसलिए भारत ने भी बंदरों का विकास, सागरमाला योजना, इसकी अनिवार्यता समझी है। एक समय था हम पोर्ट डेवलपमेंट पर केंद्रित थे, लेकिन अब पोर्ट डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। आज जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं तब, और जिसमें हमारी सागरमाला योजना के अंदर हमारी संकल्पना है कि पोर्ट हो, पोर्ट के साथ एसईजेड हो, पोर्ट के साथ रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, एक प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य भूभागों से उसको ऐसी कनेक्टिविटी मिले ताकि हमारे जो उद्योगकार लैंडलॉक स्टेट के भी जो उत्पादन करें उसको तत्काल समुद्री तट पर पहुंचा करके दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। अगर हमें एक्सपोर्ट को बल देना हो तो हमें इन व्यवस्थाओं को भी बल देना पड़ेगा। और इसीलिए सागरमाला योजना के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जहां कनेक्टिविटी भी हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो, एक फुल फेज व्यवस्था को हम विकसित करना चाहते हैं। और उसी के तहत इस नई सरकार ने तत्काल यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, पूंजी निवेश हो, उत्पादन बढ़े, इसके लिए आज यहां पर एसईजेड का आरंभ करने का तय किया है। पृथ्वीराज जी ने जो एसईजेड बंद पड़े हैं उसकी चिंता जताई,
ये चिंता तो उनको पहले से रही होगी, लेकिन पहले शायद कह नहीं पाए होंगे। क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है, पुरानी है, और कभी कभी पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है, और इस समस्या का समाधान ये नई सरकार करने की दिशा में बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। मैंने मेरे ही कार्यालय में एक विशेष टीम बनाई है, जिसको मैंने कहा कि भाई, ये जब ऐसी जेड की घोषणा हुई तो बड़ा उमंग उत्साह था चारों तरफ, क्या हो गया? ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, रनवे पर ही रुका पड़ा है। कुछ तो टेक ऑफ कर गए तो ग्राउंडेड हो गए। क्या कारण थे? नियमों की क्या कठिनाई थी? क्या सपोर्ट मिला, क्या नहीं मिला? इन सारे विषयों को अध्ययन करके, और ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को इस संकट को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को और देश के अन्य भागों को भी विश्वास दिलाता हूं। दो और बातें भी आज मैं कहना चाहता हूं। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट रहता है, वो अपनी योजनाएं बनाता है, और एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जब तक हम राज्यों को इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, राज्य अपने राज्य के उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम नहीं करेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो एक्सपोर्ट का परिणाम नहीं मिल सकता है। और इसलिए नई सरकार राज्यों को भी एक स्वतंत्र एक्सपोर्ट कमीशन बनाए, भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य भी अपने राज्य के ऐसे उत्पादकों को प्रोत्साहन दे, एक्सपोर्ट करने वाले जो यूनिट हैं उनकी चिंता करने की राज्यों में व्यवस्था खड़ी हो, राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को भली भांति कर सकते हैं। इनोवेशंस में कोई मदद करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की व्यवस्था में कोई मदद करनी है, डिजाइनिंग की दृष्टि से व्यवस्था करनी है, पैकेजिंग की व्यवस्था करनी है, ये सारे एक्सपर्टाइज पहलू है। अगर हम उस पर बल देते हैं, राज्य और केंद्र मिलकर के काम करते हैं, तो आज जो देश की हालत है कि हमारे इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, आने वाले देखते ही देखते समय के अंदर हमारे नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो उस चीजों को उत्पादित कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट की दुनिया में हिंदुस्तान का भी डंका बजने लग जाएगा। पिछले दिनों हमने राज्यों के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधियों की पहली बार एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मीटिंग बुलाई। राज्यों को कहा कि भाई आपके यहां एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट कौन है, जरा देखो तो उनकी मुसीबत क्या है, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े। हमारा कानूनी जाल इतनी भयंकर बना के रखी गई है, यहां बैठे हुए व्यापार उद्योग जगत के मित्र जानते हैं कि उनके व्यवसाय में एक डिपार्टमेंट तो पूरा
सरकारी फॉर्म भरने में ही लगा रखना पड़ता है। मेरी कोशिश है उसको सिंप्लीफाई करने की। अभी अभी हमारे नितिन जी ने अपने विभाग में 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए, और ये और भी बहुत किए हैं, लेकिन मैं 2 का उल्लेख यहां करना चाहता हूं। अब ऐसे चीजें अखबारों में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे देश में सकारात्मक समाचारों के लिए अभी जरा तकलीफ रहती है। ये शिपिंग में जो लोग लगे हैं उनको हर वर्ष लाइसेंस लेना पड़ता था। अब मुझे बताओ भाई, ये हर वर्ष लाइसेंस के चक्कर में वो पढ़ना मतलब क्या है? अफसर के पास जाओ, फिर कुछ इधर से, और तब जाकर के लाइसेंस रिव्यू होता है और फिर रिन्यू होता है। हमारे नितिन जी ने एक धमाके से निर्णय कर दिया, अब लाइसेंस लाइफ टाइम मिलेगा। विदेशों से जो व्यापारी करने आते, शिप आते हैं, उनको भी यही हाल है। उनके लिए भी नियम बदल दिए गए। हमारी कोशिश है सरलीकरण की, और ईज ऑफ बिजनेस, ये जितना हम तेज माहौल बनाएंगे तो भारत के नौजवानों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। भारत के उद्योगकारों में साहस करने की क्षमता अप्रतिम है। उन्हें उचित माहौल मिलना चाहिए, उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उचित वातावरण मिलना चाहिए, और ये सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा एक क्षेत्र जिस पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं, यहां उद्योग जगत के लोग भी बैठे हैं, और मुंबई हमारी उद्योग नगरी भी रही है, आर्थिक नगरी रही है, और इसलिए आज विश्व का सामुद्रिक व्यापार जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही शिपिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आज शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। साउथ कोरिया जैसा देश, बहुत छोटा देश, महाराष्ट्र से भी छोटा, वो आज दुनिया का 40% शिप बिल्डिंग का काम वो अकेला देश करता है। और भारत के पास इतना बड़ा समुद्र तट हो, इतनी बड़ी नौजवानों की फौज हो, और शिप बिल्डिंग का काम कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। टर्नर, फिटर, वेल्डर भी शिप बिल्डिंग के काम में लग जाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। हम शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, और कल जैसे मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से कहा था, कम मेक इन इंडिया, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए, तो कुछ लोग कल चला रहे थे मेक इंडिया। मैंने कहा था मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं विदेशी पूंजी निवेशक आए। शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हमारे पास नौजवानों, स्किल मैन पावर, ये हमारे लिए उपलब्ध कराना बहुत आसान है। हम इसे बल देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पोर्ट का डेवलपमेंट, ये सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति का केंद्र नहीं होता है। हमारे बंदर
एक प्रकार से भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बन सकते हैं। और अगर हम हमारे बंदरों को भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने के लिए चाहते हैं तो हमने सागरमाला योजना के तहत उसको और बढ़ावा देने का प्रयास आरंभ किया है। मैं देश के नौजवानों को विश्वास देता हूं, रोजगार की संभावनाएं जितनी ज्यादा बढ़े, ऐसे उद्योगों को हम बल देना चाहते हैं। किसानों का उनकी मेहनत का उचित दाम मिले, किसान जो उत्पादन करता है उसकी वैल्यू एडिशन हो, मूल्य वृद्धि हो, दुनिया के बाजार में हमारे किसानों द्वारा उत्पादित की हुई चीजें पहुंचे, उस प्रकार का औद्योगिक विकास हो जो कृषि आधारित हो, गांव के नौजवान को रोजगार मिले। हम जितना इस प्रकार का विस्तार करेंगे, भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो 65% नौजवान 35 से कम आयु के हैं। अगर इनकी शक्ति देश की काम लग जाए तो दुनिया के अंदर देश का डंका बज जाए। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से यहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, यहां से एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। और हर राज्य, कौन राज्य ज्यादा एक्सपोर्ट का काम करता है, उसकी आने वाले दिनों में स्पर्धा करने की आवश्यकता है। राज्यों के बीच स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो, कौन राज्य सबसे ज्यादा अपने एक्सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा उत्पादन उनके राज्य में होता है जहां से दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम दुनिया के बाजार में हिंदुस्तान की जगह बनाना चाहते हैं। और तब मैंने कल कहा था, मेड इन इंडिया, गर्व के साथ दुनिया। एक जमाना था जब मेड इन जापान कहते ही हम जेब में ले लेते थे, कितना ही पैसा देना पड़े। क्या दुनिया मेड इन इंडिया का भरोसा नहीं कर सकती? क्या हमारे पास वो कौशल्य नहीं है? क्या हम दुनिया के बाजार में अपनी जगह नहीं बना सकते? इन ऐसी जड़ के माध्यम से ऐसे उत्पादन को हम प्राथमिकता दें ताकि दुनिया के बाजार के अंदर हम अपनी जगह बना सके। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार का ये इनिशिएटिव, राज्य सरकार की भी योजनाओं में सहभागिता, इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के नौजवानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रायगढ़ की धरती पर से हम एक बार ललकारे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की।